आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत भाग 18। अवनी को सुलाकर पृथ्वी सोफे की तरफ चला आया और आकर उस पर लेट गया। अवनी नशे में थी, ऐसे में उसके करीब रहना पृथ्वी को सही नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर अवनी उसके करीब आने की कोशिश करेगी तो वह भी खुद को नहीं रोक पाएगा और वह अवनी के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी पूरे होशो हवास में शुरू करना चाहता था। ऐसे नहीं। पृथ्वी ने सोफे से कुशन को उठाकर एक सर के नीचे लगाया और दूसरा अपने सीने से लगाकर आंखें मूंद ली। पृथ्वी ने अभी आंखें बंद की ही थी कि उसके कानों में अवनी के रोने की आवाज़ पड़ी। पहले पृथ्वी को लगा कि उसका वहम है, इसलिए उसने नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसके कानों में फिर वही अवनी के सिसकने की आवाज़ पड़ी। तो पृथ्वी ने अपनी आंखें खोली और गर्दन घुमाकर देखा तो पाया कि अवनी बिस्तर पर बैठी है और अपने नाखून चबाते हुए सिसक रही है। पृथ्वी ने सीने पर रखे तकिए को साइड में रखा और उठकर अवनी की तरफ आया। पृथ्वी ने देखा अवनी सच में रो रही है, तो वह उसके सामने आ बैठा और प्यार से कहा, अवनी क्या हुआ, तुम सोई क्यों नहीं? अवनी ने भीगी पलकें उठाकर पृथ्वी को देखा और कहा, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे ना? अरे ये किसने कहा तुमसे? पृथ्वी ने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्योंकि अब तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। अवनी ने रुआसा होकर कहा, अरे बेटा मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगा? पृथ्वी ने कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें परेशान किया, मैंने शराब पीकर तुम्हें तंग किया। अवनी ने फिर रुआसा होकर कहा। उसे इतना याद था कि उसने शराब पी है। तुम मुझे रोज तंग करो, मुझे चलेगा, पृथ्वी ने प्यार से कहा। अवनी मुस्कुराई और पृथ्वी के पास खिसक कर कहा, तो क्या मैं तुम्हें थोड़ा और तंग करूं? ठीक है, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने खुश होकर उसे रुकने का इशारा किया। वह गिरते पड़ते बिस्तर से नीचे उतरी और अपने सूटकेस को नीचे गिराकर उसे खोलने लगी। पृथ्वी को समझ नहीं आया कि वह क्या कर रही है, वह बस हैरानी से उसे देख रहा था। अवनी ने सूटकेस खोला और उसमें कुछ ढूंढने लगी। एक एक करके उसने कपड़े बाहर निकालने शुरू किए। बाहर क्या निकाले, वह हवा में इधर उधर उन्हें फेंक रही थी। कपड़े फेंकते हुए उसके हाथ में काव्या का दिया वन पीस भी आया और उसे भी उसने फेंक दिया, जो कि सीधा पृथ्वी के मुंह पर आ गिरा। पृथ्वी ने उसे हटाया और दोनों हाथों में उठाकर देखा और अगले ही पल बड़बड़ाया, कहीं अवनी मुझसे ये पहनने को तो नहीं कहने वाली? अरे नहीं, मैं ये नहीं करने वाला, मैं इसे कहीं छुपा देता हूँ, कहकर पृथ्वी ने जल्दी से उसे फोल्ड किया और तकिए के नीचे छुपा दिया। वह सीधा होकर बैठा। तब तक अवनी अपने हाथ में कोई गुलाबी रंग का पेपर जैसा कुछ लेकर आई और पृथ्वी के सामने बैठते हुए कहा, अपना हाथ सामने करो। पृथ्वी को नहीं पता था अवनी क्या करने वाली है, इसलिए उसने अपना हाथ आगे कर दिया। पृथ्वी के हाथ पर बालों को देखकर अवनी ने गुलाबी पेपर को अलग करके कहा, देखो तुम्हारे हाथ पर कितने बाल हैं, मैंने हटा देती हूँ। मतलब? पृथ्वी ने पूछा। मतलब ये कि मैं तुम्हारी वैक्स करूँगी, अवनी ने कहा और जैसे ही वैक्स पेपर को पृथ्वी के हाथ पर चिपकाने लगी, पृथ्वी ने अपना हाथ पीछे खींचकर कहा, ए अवनी, मैं ये सब नहीं करने वाला, ये वैक्स लड़कियां करती है, मैं लड़का हूँ यार। अवनी ने एक हाथ में वैक्स स्ट्रिप को थामा और दूसरे हाथ से पृथ्वी का हाथ अपनी तरफ खींचकर कहा, लड़के भी कर सकते हैं, रुको तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे ये भी कोई अच्छा लगने की चीज़ है? अवनी मेरे बच्चे, देखो रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, हम ये सब सुबह करेंगे, ठीक है? पृथ्वी ने अवनी को समझाते हुए कहा और उठ खड़ा हुआ। अवनी नशे में थी, इसलिए पृथ्वी की बात मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वह उठी और पृथ्वी की तरफ आते हुए कहा, नहीं मुझे अभी करना है। पृथ्वी वहां से निकल गया, लेकिन अवनी उसके पीछे पड़ गई। दोनों उस कमरे में यहाँ वहां भागने लगे। पृथ्वी को नहीं समझ आ रहा था कि अवनी को कैसे समझाए, लेकिन उसके हाथ पर वैक्स स्ट्रिप तो वह बिल्कुल नहीं चाहता था। भागते हुए पृथ्वी वापस बिस्तर की तरफ चला आया और अवनी उसके पीछे। जैसे ही वह पृथ्वी की तरफ बढ़ी, उसका पैर कालीन में उलझा और वह लड़खड़ाकर पृथ्वी के अंदर ही जा गिरी। पृथ्वी ने अवनी को तो संभाल लिया, लेकिन खुद को नहीं संभाल पाया और अवनी को साथ लेकर बिस्तर पर जा गिरा। अवनी उसकी बाहों में आकर एकदम शांत हो गई और एक टक उसे देखने लगी। पृथ्वी का दिल धड़कने लगा। आखिर था तो बेचारा एक लड़का ही, ऊपर से अवनी का पति। लेकिन यहाँ भी पृथ्वी ने अपना मन मार लिया और साइड में पलट गया। वह पीठ के बल बिस्तर पर लेट गया और अवनी ने धीरे से अपना सर उसके सीने पर रखा
और उसके बगल में आकर लेट गई। पृथ्वी के धड़कते दिल की धड़कनें अवनी के कानों में पड़ी तो उसने कहा, तुम्हारा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? क्योंकि तुम मेरे पास हो, पृथ्वी ने कहा। और अगर मैं दूर चली गई तो? अवनी ने अपना सर उठाकर पृथ्वी की तरफ देखकर पूछा। तो ये धड़कना बंद हो जाएगा, पृथ्वी ने कहा। अवनी ने वापस अपना सर पृथ्वी के सीने पर रखा और अपनी बाह उसके सीने पर रखकर कहा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। मैं चाहती हूँ तुम्हारा दिल हमेशा धड़कता रहे। पृथ्वी मुस्कुराया और अवनी को अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें मूंद ली। पृथ्वी के सीने से लगी अवनी को नींद आ गई और पृथ्वी भी वहीं सो गया। सुरभि का फ्लैट सिरोही। बियर के नशे में सोई सुरभि देर तक सोती रही। उसकी आंख तब खुली जब कानों में डोरबेल की आवाज बजी। सुरभि उबासी लेते हुए उठी। रोने की वजह से उसका काजल फैल चुका था, बाल उलझकर चिड़िया का घोंसला बन चुके थे। नींद की वजह से उसे उबासी आ रही थी और रात में पीने की वजह से सर भारी हो रहा था। वह अपना सर सहलाते हुए कमरे से बाहर आई। डोरबेल की आवाज लगातार बज रही थी, जिससे वह चिढ़ते हुए दरवाजे के पास आई और दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े सिद्धार्थ को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन सुरभि को इस हालत में देखकर सिद्धार्थ को एक छोटा सा हार्ट अटैक आते आते बचा और उसका हाथ अपने सीने पर चला गया। सिद्धार्थ को वहां देखकर सुरभि के होठों पर मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसे बीती शाम पड़ोसन की कही बात याद आई तो उसने सामने खड़े सिद्धार्थ को घूरा और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, तुम फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? ना तुम मेरे मैसेज का जवाब दे रही हो और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? तुम सिरोही कब आई और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सिद्धार्थ ने सुरभि के सामने सवालों की छड़ी लगा दी। सुरभि को नहीं समझ आया वह पहले सिद्धार्थ के किस सवाल का जवाब दे, इसलिए दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करते हुए कहा, ये सब मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सिद्धार्थ कुछ कहता इससे पहले सुरभि दरवाज़ा बंद कर चुकी थी और बाहर खड़ा सिद्धार्थ बड़बड़ाया, हाँ इसे क्या हो गया है कि ऐसे क्यों बात कर रही है? सिद्धार्थ खुद से ही सवाल कर रहा था कि सुरभि ने एकदम से दरवाज़ा खोला और अपनी गर्दन बाहर निकाल कर गुस्से से कहा, शादी मुबारक हो। शादी? अरे किस? सिद्धार्थ ने इतना ही कहा कि सुरभि ने फिर दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दिया और अंदर चली आई। बाहर खड़े सिद्धार्थ को समझ ही नहीं आया कि आखिर सुरभि इतना गुस्से में क्यों है। उसने बेल बजाने के लिए एक बार फिर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन रुका और हाथ नीचे करके कहा, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए, मैं यहीं रुककर उसके आने का इंतज़ार करता हूँ। सिद्धार्थ फ्लैट के बाहर साइड में खड़ा हो गया। उसने अपनी पीठ दीवार से लगा ली और हाथों को आपस में बांध लिया। वह सुरभि के बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। अंदर आकर सुरभि ने किचन प्लेटफॉर्म पर रखा पानी का बोतल उठाया और ढक्कन खोलकर मुंह से लगा लिया। सिद्धार्थ को देखने के बाद उसकी नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी और वह काफ़ी गुस्से में भी थी। पानी पीकर सुरभि हॉल में चली आई। उसने सोफे पर पड़ा अपना फ़ोन उठाया और देखा कि सिद्धार्थ के 10-15 मिस्ड कॉल हैं और कुछ मैसेज भी। सुरभि ने मैसेज खोलकर भी नहीं देखे और फ़ोन वापस सोफे पर फेंक कर कमरे के अंदर चली गई। नहाकर वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई और बाहर आई। आज ना उसका चाय पीने का मन था, ना ही कुछ खाने का। पोस्ट ऑफिस जाकर खा लेगी, ये सोचकर सुरभि ने अपना बैग उठाया, उसमें ज़रूरी सामान और अपना फ़ोन रखा। वह दरवाज़ा खुलकर बाहर आई, लेकिन उसने सिद्धार्थ की तरफ नहीं देखा, जो कि बगल में ही दीवार से पीठ लगाए खड़ा था। सुरभि ने फ्लैट लॉक किया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। उसे लिफ्ट का बटन दबाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, सिद्धार्थ ने पहले ही आकर बटन दबा दिया और लिफ्ट खुल गई। सुरभि ने हैरानी से अपने बगल में देखा और कहा, तुम फिर आ। सुरभि अपनी बात पूरी करती इससे पहले सिद्धार्थ ने उसे लिफ्ट के अंदर धकेला और खुद भी अंदर चला आया। उसने बटन दबा दिया, लिफ्ट नीचे जाने लगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुरभि ने चिढ़कर सिद्धार्थ से कहा। तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? सिद्धार्थ ने कहा। मेरी मर्जी, सुरभि ने गुस्से से कहा। तुम्हें हुआ क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? सिद्धार्थ ने पूछा, क्योंकि वह सुरभि की नाराज़गी की वजह नहीं जानता था। एक तो सुरभि सिद्धार्थ से नाराज़ थी, उस पर सिद्धार्थ ऐसे सवाल करके उसे और गुस्सा दिला रहा था। उसने देखा लिफ्ट नीचे जा चुकी है और दरवाज़ा खुल चुका है, तो उसने कहा, भाड़ में जाओ तुम। अरे लेकिन मैंने, सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन उसके शब्द अंदर ही रह गए क्योंकि लिफ्ट के दरवाजे बंद हो चुके थे और वह लिफ्ट के साथ ही ऊपर जा चुका था। पहले माले पर जाकर सिद्धार्थ ने लिफ्ट रोकी और बाहर आया
वह सीढ़ियों से भागकर नीचे आया ताकि सुरभि को रोक सके, लेकिन सुरभि तब तक वहां से जा चुकी थी। सिद्धार्थ अपार्टमेंट से बाहर आया, इधर उधर देखा तो पाया सुरभि सामने खड़े ऑटो में बैठकर जा रही है। तो वह ऑटो के पीछे भागा और भागकर ऑटो में सुरभि के बगल में जा बैठा। ऑटो वाले ने पलटकर देखा तो सिद्धार्थ ने कहा, आगे ध्यान दो। ऑटो वाले ने गर्दन घुमा ली। सिद्धार्थ सुरभि की तरफ पलटा और कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रही हो? सुरभि ने बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने कहा, इग्नोर? कल मैंने तुम्हें कितने फ़ोन किए, कितने मैसेज किए, तुमने एक बार भी देखा? अरे उस वक्त मैं बिजी था, और जब मैंने तुम्हारे कॉल और मैसेज देखे तब मैंने तुम्हें वापस फ़ोन किया भी, लेकिन तुमने नहीं उठाया। सिद्धार्थ ने कहा, हाँ बिजी तो हो गई ही। कल तुम्हारी सगाई जो थी, जब सगाई करनी ही थी तो फिर मेरे साथ जो था वो क्या था? सुरभि ने गुस्से से कहा, सगाई? किसकी सगाई? सिद्धार्थ ने चौंक कर कहा, तुम्हारी। और किसकी? सुरभि ने कहा, तुमसे किसने कहा? सिद्धार्थ ने हैरानी भरे स्वर में कहा, तुम्हारी उस पड़ोसन ने। कल शाम जब मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर आई थी तब उसने मुझसे कहा कि माथुर साहब के लड़के की सगाई है, तो सब वही गए हैं। हाँ, जब तुम्हें किसी और से शादी करनी ही थी तो मुझसे क्यों कहा कि तुम जिंदगी भर इंतजार करोगे? सुरभि ने अपना गुस्सा शब्दों में जाहिर किया। सिद्धार्थ ने सुना तो अपना हाथ अपने ललाट पर दे मारा और बोला, अरे पूरी दुनिया में एक ही माथुर है क्या? उसने सही बोला, तुमने सुनने में गड़बड़ की। जिस माथुर साहब के लड़के की कल सगाई थी वो मेरा कज़न है, मेरे बड़े पापा का लड़का। हम सब वहीं थे, इसलिए मैं बिजी था। और तुम क्या गधी हो? किसी ने कुछ बोला और तुमने बिना दिमाग लगाए कुछ भी सोच लिया। सिद्धार्थ की बात सुनकर सुरभि के दिल को थोड़ी राहत मिली कि कल शाम उसने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्से के भाव झिलमिलाए और उसने कहा, तुमने मुझे गधी कैसे कहा? दफा हो जाओ यहां से। ए ऑटो वाले भैया, ऑटो रोको। अरे लेकिन मेरी सिद्धार्थ ने कहा, भैया चलिए यहां से। सुरभि ने सिद्धार्थ को ऑटो से बाहर धकेलकर ऑटो वाले से कहा। सिद्धार्थ उदास होकर ऑटो को देखता रहा। सुरभि उससे नाराज थी, लेकिन अपनी ही गलतफहमी की वजह से। देसाई मेंशंस, मुंबई। प्राची सुबह उठी और तैयार होकर नीचे चली आई। उसे देखकर डाइनिंग पर बैठे मिस्टर देसाई ने कहा, प्राची तुम कहीं जा रही हो? प्राची देसाई सर की तरफ आई और टेबल पर रखे टोकरे से सेब उठाकर कहा, गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, सुबह सुबह तुम? देसाई सर ने इतना ही कहा कि प्राची ने सेब का एक टुकड़ा खाया और कहा, ओह हाँ डैड, कल शाम आप कुछ परेशान थे इसलिए मैं आपको बताना भूल गई। एक्चुअली मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर शॉपिंग पर जा रही हूँ। अब आपके ऑफिस तो आ नहीं सकती, इसलिए सोचा बाहर ही चली जाऊँ। मैं यहाँ घर पर रहूँगी तो अकेले बोर हो जाऊँगी। ऐसी बात नहीं है प्राची, तुम जब चाहो तब ऑफिस आ सकती हो, देसाई ने कहा। नो डैड, अब मैं ऑफिस उसी दिन आऊँगी जिस दिन कुछ बन जाऊँगी। आई एम गेटिंग लेट, मैं जाती हूँ, बाय। प्राची ने अपना फ़ोन देखते हुए कहा और सेब खाते हुए वहाँ से चली गई। मिस्टर देसाई भी अपना नाश्ता खत्म कर उठे और जैसे ही जाने लगे उनकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ी जहाँ विक्रम की गाड़ी खड़ी थी। विक्रम ने आकर प्राची के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और प्राची मुस्कुराते हुए अंदर जा बैठी। विक्रम भी मुस्कुराते हुए ड्राइवर सीट पर जा बैठा और गाड़ी वहाँ से निकल गई। ये देखकर मिस्टर देसाई के चेहरे पर खुशी और होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। उन्होंने अपना ऑफिस बैग उठाया और घर से निकल गए। प्राची ने उनसे झूठ बोला, इस बात का उन्हें ज़रा भी बुरा नहीं लगा, बल्कि विक्रम के साथ बढ़ती नज़दीकियों को देखकर वे खुश थे। ड्राइवर गाड़ी ले आया और मिस्टर देसाई ऑफिस के लिए निकल गए। देसाई ग्रुप एंड कंपनी, वाशी। आज भरत ऑफिस सबसे पहले चला आया। उसने आकर सब रिपोर्ट्स तैयार की और मिस्टर देसाई के आने का इंतजार करने लगा। भरत अपने कैबिन के बाहर आया और देखा एक एक करके सभी आ रहे हैं। कुछ देर बाद ही लीगल टीम के हेड और प्रवीण साथ साथ अंदर आए। उन्हें देखकर भरत के चेहरे पर कठोर भाव उभरे, क्योंकि इस ऑफिस में ये दो ही लोग थे जो भरत के इशारों पर चलने से इनकार कर चुके थे। भरत ने उन्हें देखा और स्टाफ को कुछ समझाने लगा। प्रवीण लीगल टीम के हेड के साथ अपने कैबिन की तरफ आते हुए बोला, मैंने सुना है कि कल शाम मिस्टर देसाई लौट आए हैं और आज ऑफिस आने वाले हैं। हाँ, तुमने सही सुना, आज सुबह ही मेरी उनसे बात हुई है, वो आज ऑफिस आने वाले हैं। हेड ने कहा, आज मैं उनके सामने इस भरत की सच्चाई ला कर रहूँगा। देसाई सर नहीं जानते कि उनकी पीठ पीछे ये आदमी क्या क्या गड़बड़ कर रहा है।
प्रवीण ने कुछ दूर खड़े भरत को देखकर कहा, तुम कैसे करोगे? क्या तुम्हारे पास उनके खिलाफ कोई सबूत है? हेड ने पूछा। प्रवीण ने अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाला और हेड को दिखाकर कहा, उस भरत के खिलाफ हर सबूत इस पेन ड्राइव में है। मैं आज ही से मिस्टर देसाई को देकर इसकी सच्चाई सामने ला दूंगा। हेड ने सुना तो मुस्कुराया और प्रवीण के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बहुत अच्छे प्रवीण, अब इस भरत का नकाब देसाई सर के सामने उतरना ही चाहिए। इसे तुम मुझे दे दो। आप इसे क्यों लेना चाहते हैं? प्रवीण ने हैरानी से कहा, मुझे उस भरत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो पहले दिन से तुम्हारे पीछे पड़ा है। मिस्टर देसाई आज ऑफिस आने वाले हैं और वो इतना शांत खड़ा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो ना हो इसके पीछे ज़रूर इसकी कोई चाल है कि मेरे पास रहेगा तो सेफ रहेगा और आज मीटिंग में मैं सबके सामने ये मिस्टर देसाई को हैंड ओवर कर दूंगा। हेड ने विश्वास भरे स्वर में कहा। प्रवीण को उन पर पूरा भरोसा था क्योंकि पहले दिन से ही दोनों इस कंपनी में अच्छे दोस्त थे। उसने पेन ड्राइव हेड को दे दी और अपने कैबिन में चला आया। हेड ने भी पेन ड्राइव को जेब में रखा और अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर खड़ा भरत ये देखकर हल्का सा मुस्कुरा उठा। तो दोस्तों, क्या अवनी के सर से उतरेगा शराब का नशा? क्या सिद्धार्थ समझ पाएगा सुरभि की बात? क्या प्रवीण ने पेन ड्राइव हेड को देकर कर दी है कोई बड़ी भूल? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत सीजन 3 मेरे साथ। और कहानी अगर आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।